हेलो एवरीवन। तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने पीएचडी करनी है या नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने पीएचडी करने का डिसाइड किया है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है अब वो क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो क्या होगा, प्लस आपका एडवाइज़र कौन होगा। दोनों का अगर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है आपका, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथली आगे बढ़ती है। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी एग्जैक्ट नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है, तो फिर आपकी लाइफ जो है ड्यूरिंग पीएचडी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा प्लस आपका एडवाइज़र। तो आपने ये चूज़ करना है। दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि क्या हमने नहीं करना है, और दूसरी चीज़ क्या हमने करना है। तो हम सबसे पहले रिसर्च टॉपिक की बात करेंगे। तो आपने ये देखना है कि आपने जो रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है, आपने 3-4 साल उसी टॉपिक पे काम करना है। तो आपने अपनी लाइफ के बहुत क्रूशियल ईयर इस पर्टिकुलर टॉपिक को देना है। तो वो टॉपिक आपको एक्साइट करने वाला होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो टॉपिक आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। तो कई बार होता है कि हम लोग रिसर्च में चले जाते हैं, हमें लगता है कि अरे ये टॉपिक तो बहुत लोगों ने किया है, इस पर काम बहुत एक्साइट कर रहा है, बट वो बहुत आउटडेटेड सा हो जाता है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्कोप नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब आप रिसर्च स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएंगे कि ऊपर से देखने में ये टॉपिक जितना एक्साइट कर रहा था, इंटरनली उतना एक्साइट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। प्लस अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है और कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, बट वो ट्रेंड में है, तो आप उसको भी चूज़ कर लोगे तो थोड़े टाइम बाद आपको बर्नआउट फील होगा। आपको लगेगा कि मुझे तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब आउट ऑफ द ब्लू सब कुछ आए जा रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टॉपिक है वो ट्रेंड में होना चाहिए, प्लस आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि अच्छा इस टॉपिक पे क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पे काम हो रहा है, या ट्रेंड में कितना है ये टॉपिक। और आने वाले टाइम में, क्योंकि जब आपकी पीएचडी फिनिश होगी तो 4 साल ऑलरेडी हो गए, तो 4 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो आप ये देखिए आने वाले टाइम में इस टॉपिक का कितना ट्रेंड में रहने वाला है। मतलब आपको जब आगे इसमें पोस्ट डॉक करना है तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा। तो आप इनिशियली आप स्टार्ट करेंगे तो अपने ही टॉपिक के रिलेवेंट चीज़ों में स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए कि कितना वाइड है टॉपिक, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन वगैरह है। तो आपने ये सब चीज़ें मतलब पहले से ही थोड़ा थोड़ा रीड करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत डीपली आपने इसके बारे में पढ़ना है, बट हाँ एक बेसिक ओवरव्यू आपने ले लेना है कि अच्छा ये टॉपिक है, अभी ये ट्रेंड में है और आने वाले टाइम में इसका स्कोप ज़्यादा है। तो अगर आप इस तरह से अपना प्लान करके चलेंगे तो आपको आगे जाके इजी होगा आपका पीएचडी कंप्लीट करने में। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप ड्यूरिंग पीएचडी बर्नआउट फील करते हैं। और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपको ये एक्साइट कर रहा है, मतलब आप इसके बारे में 4 साल तक पढ़ाई कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपने 4 साल 5 साल जो भी है आपका टाइम ड्यूरेशन, उसमें इसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है। अगर आपको एक्साइटेड फील ही नहीं हो रहा है इस टॉपिक के बारे में पढ़ के, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो आप थोड़े टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे और आपको लगेगा क्या मैंने बकवास टॉपिक उठा लिया। तो ये 2-3 चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। सेम चीज़ हमारी होती है एडवाइज़र के साथ भी। तो जब आप एडवाइज़र सेलेक्ट करें तो सबसे पहले आप देखें कि क्या आपका वर्किंग स्टाइल आपके एडवाइज़र के वर्किंग स्टाइल से मैच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है और आपके एडवाइज़र का स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। दूसरी चीज़, आप अपने किसी भी एडवाइज़र के बारे में आपको जानना है तो आप उसके ग्रुप में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या आपके एडवाइज़र इजीली अवेलेबल रहते हैं, इजीली अप्रोचेबल हैं, आपके ईमेल्स का या अपने पुराने स्टूडेंट्स के ईमेल का रिप्लाई करते हैं, फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये एडवाइज़र आपके लिए अच्छे हैं। बट हाँ, अगर वो आपके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते या अपने पास स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं ऑलवेज, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। तो आपको ये इस तरह के एडवाइज़र से अपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। सपोज़ आप बहुत फ्री माइंड से काम करना पसंद करते हैं कि जब आपको फ्रीडम दी जाए और आप अच्छे से काम कर सकते हैं, तो क्या आपके एडवाइज़र इस तरह से आपको टाइम दे पाएंगे? अदरवाइज़ आपके जो एडवाइज़र हैं वो आप पे प्रेशर डाले जाएँ कि अच्छा मुझे ये डेडलाइन पे काम चाहिए, तो आपका बर्न आउट हो जाएगा। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं कि जिनके एडवाइज़र उनको पुश नहीं करेंगे तब तक काम नहीं करेंगे, तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो फिर आपका एडवाइज़र उस तरीके का होना चाहिए। अगर वो फ्रीडम दे देंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने वर्किंग स्टाइल देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके एडवाइज़र का वर्किंग स्टाइल कैसा है, प्लस उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, प्लस वो आपके ईमेल्स का या अपने पास स्टूडेंट्स के ईमेल्स का रिप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक एडवाइज़र चूज़ करो। दूसरी तरफ अगर हम टेक्निकली देखें तो आपने अपने एडवाइज़र का एच इंडेक्स देखना है,
कि उनके कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं, उनके एच इंडेक्स कितना है, I10 इंडेक्स कितना है। इससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि मतलब अच्छा पास्ट में इनका एक पब्लिकेशन रिकॉर्ड है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। अगर मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूँ तो एटलीस्ट 5 एच इंडेक्स होना चाहिए, और बाकी I10 इंडेक्स और पब्लिकेशन तो इंक्रीज़ होते रहते हैं, साइटेशन इंक्रीज़ होते रहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि इस तरह के पोटेंशियल एडवाइज़र अगर आपको मिल गए तो उन्हें रीच कैसे करना है। तो रीच आउट करने के लिए प्रोफेशनली मेल लिखना है। ऑब्वियसली आपने अगर कोई एडवाइज़र इस तरह से पोटेंशियल एडवाइज़र अपने लिए चूज़ किया है तो उनके बारे में आपने रीड किया होगा, उनके पेपर्स पढ़े होंगे, उनका वर्क स्टाइल आपको जानने के लिए आपने उनका वर्क देखा होगा कि किस तरह से काम करते हो, अपने उनके ग्रुप के और मेंबर्स से बात की होगी। आप उन्हें एक प्रोफेशनल मेल लिखिए कि आपका ये पेपर्स मुझे अट्रैक्ट किए हैं, प्लस मैं आपके साथ इस काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो उससे क्या होता है कि एडवाइज़र को भी लगता है कि ओके, इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है। जो कम्युनिकेशन होता है ना स्टूडेंट और एडवाइज़र का, ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो जिस तरह से आप एक पोटेंशियल एडवाइज़र ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही वो भी पोटेंशियल स्टूडेंट ढूंढते हैं। कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता है, रिमाइंडर डालिए। उसके बाद आपने एक बार मेल किया, अगर आपको लगता है ये एडवाइज़र बहुत अच्छा, उनको रिमाइंडर डालिए। रिमाइंडर में दोबारा से मेंशन कीजिए कुछ यूनिक, मतलब आप उनके बारे में, उनके काम के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे, अगर वो रेड फ्लैग वाले एडवाइज़र नहीं है तो। ये क्या होता है, जो पीएचडी का टॉपिक और पीएचडी का एडवाइज़र जो होता है, ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये आपके पीएचडी का बेस है, फाउंडेशन। जैसे मतलब एक घर बनाते हैं ना, तो उसके लिए एक फाउंडेशन हम पहले प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे ही ये आपका फाउंडेशन है पीएचडी का। तो अगर फाउंडेशन ही सही नहीं होगा तो ऊपर उसके आप हाउस अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका टॉपिक और आपका एडवाइज़र आपके वर्क स्टाइल से, आपके इंटरेस्ट से मैच होने चाहिए। उसके बाद आपकी पीएचडी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। आपके साथ जो भी लोग पीएचडी की सोच रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, या अभी इनिशियल फेज़ में हैं, जिन्होंने अभी तक अपना एडवाइज़र और अपना टॉपिक डिसाइड नहीं किया है बट पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, उन लोगों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।